जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, हम लोग गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ये भी जानेंगे। टाइम पीरियड की बात कर लें तो 275 से 550 सीई तक इनका टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को गलत लग सकता है। यहाँ पर अधिकांश जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं, अधिकांश जगह हम लोग यहाँ पर 320 सीई से इसका शुरुआत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 275 सीई क्यों लिखा है, आइए आगे इस चीज को भी हम देखेंगे। अभी कुछ प्रारंभिक बातों को अगर जो हम जाने तो 230 ईस्वी के आसपास कुषाणों का अंत हुआ। और गुप्त जो थे, ये गुप्त क्या थे, ये पहले कुषाणों के ही सामंत के रूप में कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। और मौर्य के बाद हम लोगों ने मौर्योत्तर काल देखा था। और उस मौर्योत्तर काल के बाद हम देखते हैं कि मौर्य के बाद अगर जो उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण किसी ने किया तो वो कौन थे? वो गुप्ताज थे, ये गुप्त ने किया। अब हम बात करते हैं श्री गुप्ता की। श्री गुप्ता 275 से 280 सीई तक इनकी बात होती है। इनको क्या कहा जाता है? गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। इनको गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए यहां पर 275 लिखा है ना, यही बात हम लोगों ने यहां पर देखी थी कि 275 से 550। और जो 320 से बात होती है, 320 की बात होती है, वो चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं वहां से शुरू करते हैं। इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में बोला जाता है, इसलिए अधिकांश जगह हम लोग 320 से 550 ईस्वी की बात कर रहे होते हैं इनके टाइम पीरियड की। पर यहां पर 275 लिखा है, वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां श्री गुप्ता के पीरियड को लेके बात शुरू की गई है। और इन्होंने किस टाइटल को धारण कर रखा था तो हम देखेंगे, हमने इस चीज को भी देखा था कि पहले लोग टाइटल धारण करना पसंद करते थे। उसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि जो श्री गुप्त थे इन्होंने कौन सी टाइटल ले रखी थी? इन्होंने महाराज की टाइटल ले रखी थी। फिर अब इनके पुत्र के बारे में बात करते हैं। इनके पुत्र कौन थे? घटोत्कच थे। अब आप इनको महाभारत काल वाले घटोत्कच से मत इनको मतलब सिंक कीजिएगा, लिंक कीजिएगा, ये वो नहीं है। ये दूसरे घटोत्कच हैं और वो भीमपुत्र घटोत्कच दूसरे थे। भले नाम एक जैसा हो पर ये दोनों एक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी जो टाइटल ले रखा था ये महाराज का टाइटल ले रखा था। और ये इनके बेसिकली कौन है? इनके सक्सेसर थे। किसके सक्सेसर थे? श्री गुप्ता के सक्सेसर थे। और अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं कि वास्तविक संस्थापक थे किसके? गुप्त वंश के ये वास्तविक संस्थापक थे। और इन्होंने अब कौन सी टाइटल ले रखी थी? इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल ले रखी थी। देखिए ये दोनों लोग तो सिर्फ महाराज थे, ठीक है, और अब ये क्या थे? ये महाराजा धीराज थे क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक थे। इनके बारे में कुछ चीज हम लोग और देख लेते हैं कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। और 319 से 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत का शुरुआत किया था। अब आप लोग इसी पर आप एक कमेंट कर सकते हैं, चीज बता सकते हैं कि शक संवत का शुरुआत कब से माना जाता है और किसने शक संवत का शुरुआत किया था, ठीक है। और गुप्त संवत का शुरुआत हम लोगों ने देखा 320 से 319 से 320 के टाइम किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इनके आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त को देखेंगे। फिर समुद्रगुप्त के बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को देखेंगे। इनके बाद हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त को देखेंगे। ये भी कुछ महान शासक उस टाइम पीरियड के थे। तब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को ग्रेट कनकरर भी कहा जाता है और इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है कि मतलब भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है। तो इनको ये जो उपाधि है वो किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ थे। तो विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या बोला था? इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। इनको नेपोलियन क्यों बोला गया? क्योंकि ये जितना भी लड़े, पहले तो ये अपने विस्तार के लिए जाने जाते थे। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और लगभग सभी जीते, तो इसीलिए इनको नेपोलियन बोला जाता है। देखिए इन्होंने क्या क्या काम करके, इन्होंने क्या क्या जीता। तो ये आर्यव्रत के 9 राजाओं को भी हराया, साथ ही साथ ये आतविका को हराया। आतविका क्या होती थी? ये फॉरेस्ट ट्राइब्स हुआ करती थी। मतलब इन्होंने फॉरेस्ट ट्राइब्स को भी हराया, इन्होंने राज्य को भी हराया और सब पे अपना अधिपत्य जमाते हुए चले गए। कौन? समुद्रगुप्त। इसके बाद हम बात करते हैं, इनके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की बात करते हैं। इनके साम्राज्य में हम क्या देखते हैं? जो विस्तार है, विस्तार के चरम की बात करते हैं। किसके साम्राज्य में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हम और क्या देखते हैं कि इन्होंने हराया था, किसको हराया था? साका के रुद्र सिम्हा तृतीय को इन्होंने हराया था। और फिर ये क्या किए थे? वेस्टर्न पोर्ट पर इनका कब्जा इन्होंने कर लिया था। किसने कर लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने कर लिया था।
इनके बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की बात करते हैं। तो इनको किस रूप में देखा जाता है? इनको हम साम्राज्य के रक्षक के रूप में देखते हैं। कैसे? जो कुमारगुप्त हैं इन्होंने नालंदा की स्थापना कराई है। किसकी? नालंदा की। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। एक और विश्वविद्यालय हुआ करता था विक्रमशिला। तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी और किसके शासनकाल में उसकी स्थापना हुई थी। तो ये बात हुआ कुमारगुप्त की। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने मूल आक्रमणकारियों को हराया था। तो ये इन लोगों का समझिए कुछ वैभव था, कुछ कार्य था जो ये लोग कर रखे थे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की एक बार फिर से। इनको योद्धा और कवि दोनों के रूप में जाना जाता था। तो देखिए, शाक और कुषाण शासकों को इन्होंने पराजित किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए। हम लोगों ने देखा था कि मौर्यास के बाद पोस्ट मौर्यन काल में हम लोगों ने पुष्यमित्र शुंग को देखा था कि उन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसका इंस्क्रिप्शन कहां था? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से उसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर देखते हैं कि जो ये थे कौन? समुद्रगुप्त। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी किया अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये क्या किए थे? शक और कुषाणों को इन्होंने हराया था, इन्होंने पराजित किया था। तो जो इनके वॉर हुआ करते थे, जो इनकी लड़ाइयां हुआ करती थी, उसका जिक्र हमको कहां देखने को मिलता है? तो उसका जिक्र हम लोगों को प्रयाग प्रशस्ति पर देखने को मिलता है, मतलब इलाहाबाद पिलर पर देखने को मिलता है। ये देखिए, इस पर कुछ लिखा लिखा जैसा लग भी रहा है। तो ये इन्हीं के युद्ध के बारे में बात है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि रिकॉर्ड हिज वास्ट मिलिट्री कैंपिंग एंड ह्यूमन इक्वालिटीज की बात, ये क्वालिटीज की बात करते हैं। अब प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने था? तो इन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे, हरिसेन। तो हरिसेन द्वारा ये रचित माना जाता है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। अब हम इनको एक और उपाधि से जानते हैं। किस उपाधि से जानते हैं? इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस टाइम पे ये वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाई देते थे। देखिए, यहां पर लिखा भी है कि वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। और एक और चीज यहां पर देखने को मिलती है, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात होती है कि श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे, उन्होंने बुद्धिस्ट टेंपल गया में बनाने के लिए इनसे अनुमति ली थी। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो श्रीलंका के राजा थे, कौन था? मेघवर्मन था। उन्होंने गया में मंदिर बनाने की अनुमति किससे ली थी? तो उन्होंने गया में मंदिर बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त से ली थी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इनको योद्धा और कवि दोनों कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति किससे जुड़ा हुआ है? इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ये चीजें देखी। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये क्यों फेमस है? तो 2 चीजों के लिए हम देखते हैं ये फेमस है। पहला तो अपने नवरत्न के लिए। नवरत्न मतलब कोई आभूषण नहीं कि ये जो पहने रहते हैं उसकी बात नहीं कर रही, इनके कोर्ट ज्वेल्स की बात हो रही है। ये इनके दरबार के नवरत्नों की बात है। और दूसरा, इस लौह स्तंभ को तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे लिखा भी है, ये मेहरौली का लौह स्तंभ है। और इसकी खासियत भी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। तो हम क्या देखते हैं कि उज्जैन के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और वरामिहिर सहित 9 इनके पास नवरत्न थे, मतलब विद्वान जिसको बोलते हैं। और इन्हीं के समय पे कौन आया था? फाहियान आए हुए थे इन्हीं के समय। तो ये कभी कभी प्रश्न आता भी है या कोई पूछ भी ले कि फाहियान किसके टाइम पे आए थे, किस शासक के टाइम पे चीनी यात्री फाहियान आए थे? तो हमको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आए हुए थे। और एक बेसिक बात यह भी कि फाहियान के आने का रीजन क्या था? देखिए, घूमने के पर्पस से तो ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं राहुल सांकृत्यायन की बात की, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासु की बात करते हैं कि हाँ एकदम घूमने वाली बात। तो ये उस चीज की बात नहीं, इनका बेसिक पर्पस था यहाँ पर आने का कि विनय पिटक के मूल संरचना को संकलित करना चाहते थे। बेसिकली यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए आए थे कि विनय पिटक के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी लेने आए थे, और बौद्ध धार्मिक स्थलों को घूमने आए थे। कौन? फाहियान, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। कहां पर आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आए हुए थे। अब हम बात करते हैं इस मेहरौली पिलर की। तो ये लौह स्तंभ है। इसकी हम लोग खासियत क्या देखते हैं? ये 402 सीई से ही बना है और ये कंप्लीटली रस्ट फ्री है, मतलब इसमें अभी भी हम लोगों को रस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पर क्या है, अभी आप जनरल कोई लोहे का आइटम आप बाहर रख दीजिए तो थोड़े दिन बाद उसमें रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आयरन पर रस्टिंग होती क्यों है, इसके प्रोसेस को बता सकते हैं, या ऐसा होता क्यों है, प्रक्रिया लिख सकते हैं।
तो ये जो स्तंभ बना है तो इस पे रस्टिंग नहीं दिख रही होती है। बेसिकली रस्टिंग से बचने के लिए हम कोटिंग का यूज करते हैं। तो यहां पर हमको क्या दिखता है, इनके मेटलर्जी का पीक दिखता है। भाई कितनी अच्छी मेटलर्जी रही होगी, तभी ना इन्होंने जो लौह स्तंभ बनाया, कब बनाया, 402 सीई के आसपास बनाया। वो अभी तक रस्ट नहीं खाया है, वो अभी भी लगभग वैसे ही हल्का फुल्का इरोजन तो चलता ही है, लेकिन रस्टिंग अभी इसकी अच्छे से नहीं हुई है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो ये क्या दर्शाता है, ये इनके मेटलर्जी को दर्शाता है, इनके धातु के ज्ञान को दर्शाता है ये बात। और हमको दूसरी बात क्या याद रखनी है इसके बारे में, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था, मेहरौली के पिलर को। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकृत प्रशासन और प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये एक आपको इन्वर्टेड पिरामिड दिख रहा होगा, और इसमें सबसे ऊपर आपको कौन दिख रहा होगा, किंग। जाहिर सी बात है जो राजा होगा वो कौन होगा, वो जब ये शासन ही इनका है तो ये पीक पे होंगे। तो देखिए हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, और इनको किस रूप में देखते हैं, विष्णु ऑन अर्थ के रूप में देखा जाता है। मतलब समझिए इनको कि धरती पर भगवान विष्णु के रूप में इनको देखा जाता है। किसको, जो राजा हुआ करते थे इस टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे। फिर इनके नीचे क्या आते थे, इनके नीचे प्रांत आते थे, जिसको हम प्रोविंस या फिर भुक्ति भी बोलते हैं। और ये कौन गवर्न करता था, इसको उपारिका गवर्न करते थे। फिर प्रांत से नीचे हम देखते हैं क्या आता है, जिला आता है, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको विषय बोला जाता था। और इनको कौन गवर्न करता था, इनको विषयपति गवर्न करते थे। और विषयपति को कौन असिस्ट करता था, तो काउंसिल असिस्ट करती थी। कौन सी काउंसिल असिस्ट करती थी, ये विषय समिति इनको असिस्ट करती थी। इसमें कौन होते थे, इसमें नगर श्रेष्ठी हुआ करते थे। इसमें आप देखेंगे प्रथम कुलिक देखेंगे, फिर आप इसमें प्रथम कायस्थ को भी देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि राजा थे, ये हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हुआ करते थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्रांत देखा, जिसको भुक्ति भी बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा कि प्रांत के नीचे क्या आता है, जिला, और जिले से नीचे हम ग्राम की बात करेंगे। तो ग्राम क्या है, एक बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट। आज भी ग्राम हुआ करती है, उस समय पे भी ग्राम बेसिक यूनिट हुआ करता था। और कौन चलाता था, ग्राम सभा के द्वारा ये संचालित होती थी। आज भी हम देखते हैं कि ग्राम सभा का बहुत महत्व है हमारे 3 टियर सिस्टम में। अब लॉ और ऑर्डर की बात करते हैं। तो क्रिमिनल लॉ वाज माइल्ड, ठीक है, और कैपिटल पनिशमेंट वाज अनहर्ड। मतलब हम क्या देखेंगे कि जो अपराध के लिए जो नियम कानून बने थे वो बहुत ही नरम थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत कठोर, एकदम मृत्यु दंड जैसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ पर आर्थिक दंड देखने को मिलता है हम लोगों की। यहाँ पर आप कोई कार्य कर रखे हैं, मतलब कोई गलत कार्य, आपको कोई सजा हुई, उससे बचने की, मतलब उसके एवज में आप कुछ आर्थिक दंड दे सकते हैं, आप कुछ पैसा जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ना कि कैपिटल पनिशमेंट वाज अनहर्ड ऑफ, कि मतलब यहाँ पर मृत्यु दंड जैसी चीज सुनने या देखने को ही नहीं मिली थी। किसके शासनकाल में, गुप्त शासनकाल की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नौकरशाही और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसके नौकरशाही अर्थव्यवस्था की, तो गुप्त शासनकाल की बात कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग नौकरशाही और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो पहले हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें। तो जो प्रोविंशियल गवर्नर होते थे इनको क्या बोलते थे, इनको कुमारामात्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कुमारामात्य बोला जाता था किसको, जो प्रोविंशियल गवर्नर होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं महाबलाधिकृत की बात करते हैं। देखिए नाम से ही लग रहा है महाबल, तो बल किसमें होती है, तो राजा का जो बल होता है वो सेना में होता है। तो जाहिर सी बात है अगर जो महाबल का बात किया जा रहा है तो यहाँ किसका जिक्र किया जाएगा, कमांडर इन चीफ का। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि महाबलाधिकृत नाम है अगर जो इनका, तो बल मतलब सेना, महाबल मतलब कमांडर इन चीफ। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। फिर हम महादंड नायक, तो दंड कौन देगा, जाहिर सी बात है जो चीफ जस्टिस होगा, जो जज होगा वहां का, वो दंड देगा। तो महादंड नायक मतलब ये भी देखने को मिलते थे। तो अगर जो ऐसा कभी प्रश्न भी आए कि गुप्ता काल में हम लोगों को जज जैसी कोई पद्धति दिखती थी, तो हमको याद रखना, हाँ महादंड नायक हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर दिखेंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं, महासंधि विग्रहिक की बात करते हैं। तो इनका क्या काम था, ये बेसिकली वॉर एंड पीस देखते थे, ये पीस ऑफिसर होते थे, ये संधि कराते थे। और युद्ध और वॉर, ये मतलब युद्ध और शांति दोनों को ये देखते थे। कौन देखता था, महासंधि विग्रहिक देखते थे। अब हम बात करते हैं कराधान और मुद्रा की बात करते हैं। तो जो बेसिक कर है यहां पर हम क्या देखते हैं, भाग और उद्रंग की बात करते हैं। ये क्या होता था, इसे लैंड टैक्स बोला जाता है। और 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का होता था, कि जो आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस का 1/6 लगता था, उसको क्या बोलते थे, उसको भाग बोलते हैं। जाहिर सी बात है ना, ये भी क्या है, 1/6 बोल रहे हैं या 1/6 बोल रहे हैं, तो मतलब भी तो ये ना भाग की बात कर रहा है। तो भाग हो गया, ये लैंड टैक्स होता था। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, दूसरा हम विष्टि देख रहे हैं। ये क्या होता था, फोर्स लेबर या बेगार की बात करता है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले विष्टि कहां देखा था, या चलिए मैं बता ही देता हूं। इससे पहले हम लोगों ने विष्टि, मौर्य काल में भी विष्टि का जिक्र देखा था। और इसके बाद हम बात करते हैं शुल्क की। तो शुल्क क्या होता था, कस्टम और बॉर्डर टैक्स को हम शुल्क भी बोलते हैं। ये था इनका कुछ कराधान। अब हम बात करते हैं इनकी मुद्रा की। तो यहां पर दिनार दिख रहा है, ठीक है।
दीनार क्या होता था, इनका गोल्ड कॉइन हुआ करता था। तो हम लोग जब मौर्योत्तर काल देखे थे तो मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड कॉइन को लेकर 3 बातें होती थी कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन कौन लाया, फिर भारी मात्रा में कौन लाया, और तीसरा गुप्त काल में भी गोल्ड कॉइन मतलब स्वर्ण मुद्राएं बहुत भारी मात्रा में दिखती हैं। तो आप इस बात को कमेंट कर सकते हैं कि सबसे पहला कौन था जो गोल्ड कॉइन इशू किया इंडिया में, फिर उस शासक का भी नाम बताइएगा दूसरा कि जिन्होंने बहुत भारी मात्रा में इशू किया और साथ में प्योरिटी भी और अच्छी कर दी। इनके टाइम पे क्या हमको देखने को मिलता था कि गोल्ड कॉइन तो भारी मात्रा में यूज होते थे पर प्योरिटी उनसे थोड़ा, जो हम अभी देखे हैं मतलब उनको तो आपको कमेंट करना है नाम, कि जिनके टाइम में हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड कॉइन की प्योरिटी ज्यादा होती थी, इनके टाइम में थोड़ी प्योरिटी उनके कंपैरिजन में रिड्यूस देखने को मिली। ठीक है, गुप्तास के एरा में। फिर हम बात करते हैं व्यापार की। तो इनका व्यापार कहां पे देखने को मिलता था, तो दक्षिण पूर्व एशिया में इनका व्यापार देखने को मिलता था। चीन के साथ इनका व्यापार देखने को मिलता था, किसका, गुप्त का, मतलब गुप्त वंश का व्यापार देखने को मिलता था। रेशम, मसाले और लौह का ये क्या करते थे, निर्यात करते थे। कौन, गुप्ता पीरियड के लोग, गुप्त शासन। अब हम बात करते हैं समाज की। सामाजिक संरचना की यहां पर हम बात करेंगे तो जीवन और समृद्धि की अगर जो हम बात करेंगे तो लोग सादा और समृद्ध जीवन जीते थे। चोरी की घटनाएं दुर्लभ थी यहां पर। ऐसा किसने बताया, ऐसा फाहियान बताया इस बात को। इस बात को हम कहां से लिए हैं, इस बात को फाहियान से जानकारी मिला है हम लोगों को। अभी हम लोग देखे थे कि फाहियान किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पे आए हुए थे। तो लोग क्या जीते थे, सादा जीवन, उच्च विचार जैसी लोगों के अंदर विचारधारा थी और चोरी की घटनाएं दुर्लभ हुआ करती थी, ऐसा फाहियान बताते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो शूद्र और वुमेन हुआ करते थे इनको अलाउ था, क्या अलाउ था कि ये पुराण वगैरह सुन सकते हैं, ऐसी बातें थी। फिर यहां पे हमको एमरजेंस दिखता है किसका, कायस्थ का एज अ डिस्टिंक्ट क्लास देखने को मिलता है और एक कास्ट के रूप में नहीं। मतलब हमको यहां पर क्या, जो कायस्थ हैं वो एक क्लास के रूप में दिखते हैं, एक कास्ट के रूप में नहीं। कहां पर, यहां पर। दूसरी चीज हमको क्या देखने को मिलता है कि जो फाहियान हैं ये अनटचेबल्स को चंडाल कह के बुलाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी हम यहां पर देखेंगे। तो सोशल ऑर्डर में हमने ये चीज देखी। अच्छा देखिए, गुप्ता एरा को हम लोगों ने क्या बोला, स्वर्ण युग बोला। तो लगभग हर चीज में इसको स्वर्ण युग देखा गया कि इसमें विस्तार हुआ, इसमें इनके पास मुद्राएं देखी गई, फिर इनका व्यापार देखा गया, हर जगह स्वर्णिम युग था। पर एक जगह इनका युग स्वर्णिम युग आप नहीं बोल सकते, मतलब वहां पर थोड़ी स्थिति दयनीय दिखती है। जब बात महिलाओं की आती है तो इनके यहां भी हमें सती प्रथा जैसी चीजें देखने को मिलती हैं और महिलाओं की जो स्थिति होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, बल्कि और डिग्रेड होती चली जाती है। इस चीज को हम देखेंगे यहां पर। तो देखिए, सती प्रथा का पहला एविडेंस कहीं से मिलता है तो इन्हीं के शासनकाल में मिलता है। कहां से, एरण शिलालेख 510 ईस्वी के आसपास जो लिखा गया है, यहां से क्या मिलता है, सती प्रथा का पहला ये पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, और किसने सती किया, तो यहां पर जिक्र है कि जो सेनापति गोपराज है उनकी पत्नी के सती के यहां पर जिक्र है। तो इससे हमको ध्यान में क्या रखना है कि मौर्य शासन काल में ही सती प्रथा के बारे में पहला कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, तो वो किसमें है, गुप्त शासन काल में। किसमें है, गुप्त शासन काल में पहला कोई अगर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है तो कहां पर, गुप्त शासन काल में मिला है। और कहां पर वो ऐसी जिक्र है, तो एरण शिलालेख में इसका जिक्र है। क्या याद रखना है, गुप्त शासन काल। इसके आगे हम बात करते हैं तो इनके धार्मिक सद्भाव और विकास की बात करेंगे। तो जैसा हम इनके बारे में जानते हैं कि गुप्त शासक जो थे ये कट्टर वैष्णव थे। अभी क्योंकि हम लोगों ने अश्वमेध यज्ञ का भी जिक्र देखा, तो जाहिर सी बात है ये वैष्णव धर्म के पालक तो रहे ही होंगे, लेकिन ये बौद्ध और जैन धर्म के भी प्रति सहिष्णु थे। कौन सहिष्णु था, जो गुप्ता हुआ करते थे ये सहिष्णु थे। तो देखिए यहां पर दिख भी रहा है कि पहले वैष्णव और शैविज्म की बात करेंगे तो भगवतवाद और अवतरणवाद का उदय यहां पर होता है और शिव लोकप्रिय देवता बने। यहां पर शैविज्म को लोग भगवान शिव को ज्यादा मानते थे। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो कुमार गुप्त ने प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और इसके बारे में हम जानते हैं कि प्री इमिनेंट साइट है कहां, बुद्धिस्ट एजुकेशन का। और फिर इसको थोड़ा बहुत क्या मिला, पेट्रोनेज वगैरह, थोड़ा बहुत क्या भारी मात्रा में इसको पेट्रोनेज भी मिला। इसके बाद हम जैन की बात करते हैं तो हमको क्या दिखता है कि बंगाल में, गुजरात में, उदयगिरी में फ्लरिश हुआ। ठीक है, और जैन काउंसिल व रेगुलर अकरेंस, मतलब यहां पर हमको क्या परिषदों का नियमित आयोजन भी देखने को मिलता है इनके काल में। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये कट्टर वैष्णव तो हुआ करते थे, लेकिन ये बाकी धर्मों के प्रति, जैसे उस समय के जो बहुत प्रचलित धर्म थे बौद्ध और जैन थे, उसके प्रति भी क्या थे, सहिष्णु हुआ करते थे। कौन सहिष्णु हुआ करता था, गुप्त के शासक सहिष्णु हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं साहित्यिक पुनर्जागरण की और कुछ सांस्कृतिक साहित्य की बात करते हैं। तो कालिदास, कालिदास के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे।
कालिदास को भारत की शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। तो मेघदूत हुआ, फिर रघुवंशम हुआ, फिर कुमार संभवा हुआ, ये सब इन्होंने ही लिख रखा है। हरिसेन, इनका जिक्र अभी अभी हम लोग ऊपर भी किए हैं। कहाँ किया गया था? प्रयाग प्रशस्ति के समय पर किया गया था। फिर बात करते हैं शूद्रक का, तो इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसका? विशाखा दत्त का। तो मुद्रा राक्षस एक बहुत फेमस है। और उसके साथ क्या देखते हैं? देवी चंद्रगुप्तम भी इन्होंने ही लिख रखा है। किसने? विशाखा दत्त ने। फिर हम बात करते हैं विष्णु शर्मा की। तो पंचतंत्र की कहानियां तो आप सभी ने सुन रखी होंगी। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा जी थे, और इन्होंने हितोपदेश भी लिख रखा था। फिर हम बात करेंगे अमर सिम्हा की। तो अमर सिम्हा ने क्या लिख रखा था? इन्होंने अमरकोश लिख रखा था। मतलब ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि अमर सिम्हा नाम है, तो अमरकोश किसने लिखा होगा? तो अमर सिम्हा ने इस चीज को लिखा होगा। तो यहां पर कुछ चीजें ये हैं। हमको एक और चीज याद रखना है कि रामायण, महाभारत और पुराणों के को अंतिम रूप दिया गया, मतलब उनके संकलन का अंतिम रूप कहीं पे दिया गया, तो किसके टाइम पे दिया गया? गुप्ता टाइम पे ही हम इस चीज को देखते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? वैज्ञानिक और चिकित्सा में महारत हासिल थी। देखिए, जब बात ही हमने कर दी कि गुप्ता का गोल्डन एरा कहा जाता था, तो गोल्डन क्यों हुआ? कि हर एस्पेक्ट को देखा जाएगा। बस एक ही जगह मात खाते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर? सोसाइटल एस्पेक्ट में, वो भी कहां पर? महिलाओं की स्थिति में थोड़ा मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी हर जगह इन्होंने स्थिति बहुत बेहतरीन कर रखी हुई है। हम बात करेंगे आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट का नाम आते ही आपके मन में पाई की वैल्यू आ जाती होगी, फिर आपके मन में दशमलव की प्रणाली आ जाती होगी। साथ ही यही वो व्यक्ति हैं जिसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। जो हम लोग आज रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये बहुत पहले किसने दे दिया था? आर्यभट्ट जी ने ही ये बात कह दी थी। और सूर्य सिद्धांत भी इन्होंने ही बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और जियोग्राफी की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक वारामिहिर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक शंकु का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वारामिहिर को किसके लिए जाना जाता है? पंच सिद्धांतिका के लिए जाना जाता है, या बृहद संहिता के लिए जाना जाता है। और शंकु को किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए बेसिकली जाना जाता है। इसके बाद हम आयुर्वेद की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको तीन लोग दिखेंगे। आपको यहाँ पर वाग्भट्ट भी दिखेंगे, चरक दिखेंगे और सुश्रुत भी दिखेंगे। तो जो धन्वंतरी थे, इन्होंने आयुर्वेद को रिफाइन किया। तो ये किस शासनकाल में? यही गुप्त शासनकाल में। मतलब आयुर्वेद और मेडिसिन का भी पीक दिखता है। और यहीं पे हम लोगों को शल्य चिकित्सा और टीकाकरण में भी कुशलता दिखती है। शल्य चिकित्सा और टीकाकरण में भी कुशलता कहां दिखेगी? गुप्त शासनकाल में। देखिए, तीन नाम आपने देख लिए, वाग्भट्ट, चरक और सुश्रुत। अब आयुर्वेद में तीन नाम के अलावा और बचा ही क्या एक हिसाब से? तो जब इसी शासनकाल में, तो इसका पीक तो यहीं देखने को ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कला की, वस्तुकला की और धातु विज्ञान की। इसमें से धातु विज्ञान हम लोग देख ही चुके हैं। कहां पर? मेहरौली के पिलर पर देख चुके हैं कि वो आज भी इरोड नहीं हुआ है। इतने समय बनने के पहले भी तो इनकी मेटलर्जी जो रही होगी, जो इनका धातु विज्ञान रहा होगा, किस लेवल का रहा होगा, ये हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग पेंटिंग की, चित्रकारी की। तो अजंता और बाघ गुफाओं में फ्रेस्को की विधि की पेंटिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो नगरा टेम्पल है, जो नगरा वास्तुकला है, उसका हम लोग शुरुआत कहां देखते हैं? तो गुप्ता एम्पायर से ही हम लोग उसका शुरुआत देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी कि दशावतार मंदिर देवगढ़ का, भीतर गांव मंदिर कानपुर का। यहाँ पे शिखर निर्माण की शुरुआत देखने को मिलती है। कहां पर? इन्हीं के शासनकाल में हमको इसका शिखर निर्माण की शुरुआत देखने को मिलती है। फिर हम बात कर लें अगर जो स्कल्पचर की और मेटलर्जी की बात कर लें, तो सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा, फिर हम सुल्तानगंज की तांबे की बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, और साथ में उत्कृष्ट धातु विज्ञान की बात तो हम लोग कर ही रखे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोलैप्स क्यों हुआ। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने शुरुआत देखी, फिर हम लोगों ने पीक देखा। किसी चीज की शुरुआत होगी, फिर पीक होगा, फिर कोलैप्स तो होगा ही, डिक्लाइन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अब गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कुछ प्रमुख कारण है, आइए देखते हैं इसको हम लोग। पहला तो विदेशी आक्रमण की हम बात करेंगे। तो तोरमाड़ और जो मिहिर कुल थे, इनके नेतृत्व में हूणों का आक्रमण हुआ। तो पहला तो ये भी, फिर इसने इनको कमजोर किया। किसको? गुप्तास को। तो फॉरेन इन्वेजन पहला कारण हम लोग ये देखते हैं। दूसरा कारण हम क्या देखेंगे? आंतरिक कमजोरी की बात करेंगे। तो स्कंदगुप्त तक हम लोगों ने देखा था, तो स्कंदगुप्त के बाद क्या दिखते हैं? कमजोर उत्तराधिकारी दिखते हैं, और आंतरिक कला उस समय हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ये तो एक प्रमुख कारण कोई भी डायनेस्टीज के डिक्लाइन में हम लोग देख ही रहे हैं। फिर बात करते हैं राइज ऑफ फ्यूडलिज्म की सामंतों के उदय की बात करते हैं कि वलाभी के मैत्रिक, फिर कन्नौज के मौखारी और फिर बंगाल के गौड़ ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र हो गए। और हम इकोनॉमिक कोलैप्स, आर्थिक संकट की बात कर लें, इसको हम लोग कहां पर देखे थे? इसको हम लोग मौर्य के भी डिक्लाइन में इस कारण को देखा गया था। आर्थिक संकट की बात देखी गई थी कि जो रोमन व्यापार था वहां पर गिरावट हुई, और जो भूमि अनुदान करते थे ये
उसकी वजह से जो राज्य की आय में क्या है, कमी देखने को मिली। तो ये क्या दिखता है हम लोगों को, इकोनॉमिक कोलैप्स दिखता है। तो हम लोगों को चार बेसिक चीजें यहां पर क्या दिखी इनके कोलैप्स ऑफ एम्पायर में। पहले तो हम विदेशी आक्रमण की बात करेंगे, फिर हम आंतरिक कमजोरी की बात करेंगे, फिर सामंत के उदय की बात करेंगे, और एट लास्ट हम आर्थिक संकट की बात करेंगे। अर्थ बहुत जरूरी है कोई भी चीज को चलाने के लिए, जाहिर सी बात है। हाँ, तो द लेगेसी ऑफ क्लासिकल एज बोलते हैं इसको, शास्त्रीय युग की विरासत। हम लोगों ने मौर्य के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में देखा, और फिर अब हम लोग क्या देखें, गुप्तास के बारे में देखें कि कैसे इनका उदय हुआ, क्या क्या पीक था, और कहां कहां पे इनकी विशेषताएं बहुत उत्कृष्ट देखने को मिली, किस चीज की शुरुआत इन्होंने की, और एट लास्ट हम देखा कि इनका अंत कैसे हुआ, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो आज की क्लास लगभग यहीं तक थी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के जय हिंद सभी को।